हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चों ने 3 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें वन डे ग्राफ 4 लेसन तक चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, वैद्युत धारिता तक। वन डे ग्राफ जनित जो है वो आपको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी उसमें कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा का पूरा आपको वैद्युत धारिता तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर में अब अगली इकाई चालू होने जा रही है, जो लेसन का नाम है वो है वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, सबसे पहले तो समझेंगे धारा क्या है, फिर इसके बाद समझेंगे वैद्युत धारा क्या है। तो धारा को समझने के लिए आप देखो क्या बताइए कि जैसे ये क्या है, पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है, बहुत मोटा बना दिया ना, बहुत बड़ा पाइप है। इससे क्या हो रहा है, जल का फ्लो हो रहा है। क्या निकल रहा है इससे, वाटर, इससे वाटर का फ्लो हो रहा है, जल का। तो इसी को क्या बोलते हैं, जल के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, जल जो निकलता है इसी को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं कि ये धारा है। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा क्या है। तो इसी से यदि किसी कोई जो धातु होती है या कोई चालक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का भी फ्लो होता है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अर्थात आवेश। तो आवेश को, गति को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या करेगा, जब वैद्युत धारा, ये धन ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगी तो वैद्युत धारा किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। क्लियर। तो आप ये तो समझा आपने कॉन्सेप्ट की, वास्तव में वैद्युत धारा है क्या। क्या है, किसी चालक तार से होकर गुजरने वाले आवेश, जो आवेश होता है उसी को क्या बोलते हैं, आवेश का जो प्रवाह है। प्रवाह समझ रहे हैं ना, प्रवाह मतलब उसका जो मोशन है, वेव है, जो गति कर रहा है। ठीक है, वैसे तो वेव तरंग होती है, ये नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो किसी चालक से होकर गुजरने वाला आवेश क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। वह आवेश जो प्रति सेकंड चालक से गुजर रहा हो, ध्यान से समझना, कैसे गुजरने वाला, प्रति सेकंड गुजरने वाला जो आवेश होता है किसी चालक से, वो क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। अब ध्यान से समझना, कैसे परिभाषा देंगे। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि आपने पढ़ा क्या है कि जो धारा होती है, वैद्युत धारा, I बराबर वो होता है Q/T। क्लियर। अब इसमें हम T को क्या करें, 1 सेकेंड मान लें, T बराबर मान लें 1 सेकेंड। तब धारा जो होगी I बराबर वो कितने की हो जाएगी, Q के। तो Q क्या है, प्रवाहित आवेश, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो किसी चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को या प्रवाहित होने वाले आवेश को, किसी चालक में प्रति सेकंड या एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को या गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो यदि किसी चालक में स्मॉल q समय में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, क्या किसी चालक में इस स्मॉल t समय में स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उसकी वैद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q/T होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो किसी चालक के में क्या हो, एकांक समय में, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को या गुजरने वाले आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा यदि किसी चालक से स्मॉल t समय में स्मॉल q आवेश गुजर रहा हो, तो उससे प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q/T होगा। आपको फिगर में और नीचे थ्योरी में आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाद बात करें कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो वैद्युत धारा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत धारा में देखो, आवेश की धारा की क्या होती है, दिशा होती है। आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव हो रहा है तो वैद्युत धारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है, लेकिन चूंकि इसको साधारण बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा या घटाया जाता है, इसलिए क्या होता है, अर्थात ये क्या होता है, सदिश राशियों में आपको पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख ले क्लास 9th का लेक्चर। उसमें सदिश राशियों के बारे में आपको बताया गया कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा होती है और जो सदिश के नियमों का भी पालन करते हैं, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो लेकिन जो वैद्युत धारा होती है, इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इसे साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, यह एक ऐसी राशि है
इसको बोलते हैं प्रदिश राशि। ऐसी राशियों को प्रदिश राशियां बोलते हैं। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में अभी तक प्रदिश नहीं है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। अगर ऑप्शन में प्रदिश दिया गया है तो सबसे पहले प्राथमिकता इसकी देंगे। अगर प्रदिश नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कहीं कहीं केवल टेंसर लिख के आ जाएगा, टेंसर क्वांटिटी या टेंसर राशि। तो अगर टेंसर लिखा है तो टेंसर या प्रदिश देंगे। जब ये ऑप्शन में नहीं है तब अदिश राशि ऑप्शन में देंगे। तब इसका आंसर क्या होगा, अदिश राशियां। ये बात हो गई किसकी, वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा क्या करती है, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, ना कि वेक्टर नियमों का। अर्थात इसमें अगर हम ऐसे गांठ लगा दें तो धारा यहाँ पे जितनी थी उतनी इधर रहेगी, मतलब धारा का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा दिशा बदलने पर भी। ठीक, जैसे अगर धारा इस प्रकार आ रही थी, ऐसे आ रही धारा, ये आ रही 3 एम्पियर, ये आ रही 2 एम्पियर, तो इधर सीधे सीधे कितनी जाएगी, 5 एम्पियर, क्योंकि इस पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं है, सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएगी। क्लियर। जैसे आपकी यहाँ से धारा आ रही है 5 एम्पियर, तो इधर अगर 2 जा रही है एम्पियर, तो इधर कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। तो इसका मतलब आपने पढ़ा कि जो वैद्युत धारा होती है वो कैसी राशि है, वह एक अदिश राशि है। या आपको अगर ऑप्शन में टेंसर या प्रदिश दिख गया है तो सबसे पहले टेंसर या प्रदिश के बारे में बता देंगे। क्यों नहीं, ये सदिश क्यों अदिश राशि है जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण है, लेकिन ये वेक्टर के नियमों का या सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रदिश राशियां। इसे क्या करते हैं, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। मूल राशियां फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। उन 7 मूल राशियों में से ये वैद्युत धारा भी एक मूल राशि है। वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो क्या होती है, ए होती है, ए होती है वैद्युत धारा की विमा। पीछे आपने चैप्टर में जब विमा पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि ए होती है इसकी विमा। क्लियर। ये बात हो गई किसकी, वैद्युत धारा की। क्लियर। इसके बाद देखो बात करें वैद्युत धारा के प्रकार के, तो वैद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। वैद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आपको इस यहाँ से समझना है और नीचे लिखी थ्योरी से आपको नोट करना है। तो वैद्युत धारा 2 प्रकार की, एक होती है क्या, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर। अब देखो बात करें अगर दिष्ट धारा की, कि दिष्ट धारा क्या है, तो दिष्ट धारा वह होती है जिसका मान समय के साथ जिसकी दिशा जो है वो समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जिसकी दिशा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा को डीसी डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं एसी अल्टरनेटिव करंट। क्लियर। एसी और ये है डीसी। इसके बाद बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसमें जो होता है वो इस प्रकार होगी, ऐसे प्लस माइनस इस तरफ। दिष्ट धारा जब चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट तब आपको इसमें पूरा बताया जाएगा। और इसकी दिशा क्या होती है, ये कैसे इसका फिगर बनता है कि ये ऐसे होगी तो ये ऐसे ही जाएगी। ये हो गया क्या, समय, टाइम। ये क्या हो गई, वैद्युत धारा आई। क्लियर। ये क्या है, वैद्युत धारा आई, और ये क्या है, टाइम। टाइम के साथ साथ इसकी दिशा निरंतर बदल रही है, क्या कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसका परिमाण और जिसकी दिशा क्या होती है, समय के साथ नहीं बदलती, क्या कहलाती है,
प्रत्यादिष्ट धारा कहलाती है। आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अब कौन सी धारा पढ़ेंगे, दिष्ट धारा के बारे में। तो दिष्ट धारा के सबसे पहले आते हैं प्रकार में कि दिष्ट धारा कितने प्रकार की होती है। तो दिष्ट धारा देखो भैया समझो, हमें क्या पढ़ना है इसमें, दिष्ट धारा के बारे में। तो दिष्ट धारा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। दिष्ट धारा 2 प्रकार की। पहला होता है स्थायी धारा और दूसरा हो गई परिवर्ती धारा या परिवर्ती वैद्युत धारा। ठीक, स्थायी धारा और परिवर्ती वैद्युत धारा। स्थायी धारा क्या होती है, जिसका परिमाण क्या होता है, समय के साथ नहीं बदलता, क्या कहलाती है, पर स्थायी धारा कहलाती है। जैसे भी फिगर बनाया था, ये हो गया, ये क्या है, दिष्ट धारा। ये कौन सी है, दिष्ट धारा का स्थायी भाग है, स्थायी धारा है। इसका क्या हो रहा है, ये है वैद्युत धारा और ये है समय बढ़ता जा रहा है। धारा अपने जिस मान पे थी प्रत्येक जगह पे क्या है, उसी मान पे। 2 एम्पियर थी तो 2 ही एम्पियर। परिवर्ती धारा क्या होती है, वह धारा जिसका मान जो होता है वो दिशा के साथ निरंतर बदलता रहता है, क्या कहलाती है, परिवर्ती धारा कहलाती है। जैसे ये हो गया फिगर, समय के साथ समय बढ़ता जा रहा है, धारा का मान तेज होता जा रहा। क्लियर। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे पहले बढ़ी फिर घटी। क्लियर। ऐसे भी हो सकता है सीधे कि एक नियत बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाती है, परिवर्ती धारा कहलाती है। फिलहाल आपके बोर्ड के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे पढ़े केवल धारा इंपॉर्टेंट था, धारा का फार्मूला इंपॉर्टेंट था, इससे न्यूमेरिकल 1-2 आए हुए हैं, बहुत सिंपल है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, आप देखो बात करते हैं किसकी, सबसे पहले चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। ये फिगर बना लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, होता क्या है, किसी चालक में देखो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं, ये समझो पहले। किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में गति करते हैं, मतलब इधर उधर गति करते हैं। जैसे इधर हुआ, इधर ऐसे 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 ऐसे, इनकी कोई दिशा कोई निश्चित नहीं है किधर भाग जाए टकराने पे। होता क्या है, यहाँ से चला, किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, दिशा उसकी बदल गई। यहाँ से चला, फिर किसी से चलाया, फिर उसकी दिशा बदल गई। समझ रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे में, पिछले चैप्टरों में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले चैप्टर में बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नाभिकीय बल से स्वतंत्र हो जाते हैं, पूरे पदार्थ के भीतर घूमने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये किन्हीं 2 क्रमागत, इससे पहले यहाँ था, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। तो यहाँ से जब यहाँ टकराया तो ये क्या हो गया, 2 क्रमागत टक्कर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया माध्य मुक्त पथ, माध्य मतलब बीच में, मुक्त मतलब जो स्वतंत्र हो, पथ माने मार्ग। ये यहाँ से यहाँ तक का स्वतंत्र मार्ग है, मतलब इसके बीच में कोई उसको बाधा नहीं हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मतलब बता बीच में। तो इसमें क्या करेंगे, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो हेडिंग डालनी है आपको, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों, एक ये टक्कर था, एक ये टक्कर था, तो किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। क्लियर। इसे माध्य मुक्त पथ हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हेडिंग अगली डालनी है, श्रांति काल। क्या डालना है, श्रांति काल। इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करने वाला समय, रिलैक्स मतलब आराम करने वाला समय। टक्कर कर रहा है तब तो ये मेहनत कर रहा है, उसके बीच का जो पथ तय कर रहा है उसमें रिलैक्स में है, मतलब उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। ठीक है। तो रिलैक्सेशन मतलब श्रांति, मतलब शांति का समय, ऐसे समझ सकते हो। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा माध्य मुक्त पथ तय करने में, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा माध्य मुक्त पथ तय करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है, टो से प्रदर्शित करते हैं।
और इसको लिख लेना, टो से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एडिटिंग में ये टो नहीं बन पाएगा, तो इसे क्या कर सकते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या, सेकेंड। तो लगा समय, कह रहा है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा माध्य मुक्त पथ का तय करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है। तो श्रांति काल मतलब समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो श्रांति काल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बात करते हैं, क्या ये रैंडम मोशन में गति कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं पूरे पदार्थ में। होता क्या है कि जब किसी चालक पदार्थ को, किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी चालक तार को हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। पहले समझो फिर हेडिंग अगली डालना। ये एक चालक था, इसको क्या किया गया, इस चालक तार को किससे जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया। और जब इसको चालक तार को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते लगते हैं कि जो बैटरी का जो विभवांतर होता है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक नियत सूक्ष्म वेग दे पाता है। ठीक है, उस नियत सूक्ष्म वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, त्वरित गति करने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हुआ, अब इसको वेग दिया गया, तो ये क्या कर रहा है, इस वेग से गति कर रहा है। ये वेग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, इस नियत और बहुत कम होता है, सूक्ष्म होता है। तो इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा आप कैसे लेंगे अपवाह अथवा अनुगमन वेग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। क्या होगा, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से ही गति करने लगते हैं, या बैटरी का विभवांतर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक नियत सूक्ष्म वेग दे पाता है, उन्हें पर्याप्त वेग नहीं दे पाता। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। ये परिभाषा आपको वहाँ से नोट कर लेना है, फिगर बनाना नहीं है, लिखना क्या है। फिर उसके बाद इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त वेग नहीं दे पाता, बल्कि उन्हें एक नियत सूक्ष्म वेग से ही त्वरित कर पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया अपवाह अथवा अनुगमन वेग। फिगर इसमें आपको बनाना नहीं है, अपवाह अथवा अनुगमन वेग में। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, धारा घनत्व की। धारा घनत्व की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की। धारा घनत्व तो समझेंगे भैया, धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या है, तो होता क्या है, किसी चालक के को धारा घनत्व को आप फार्मूले से समझेंगे। धारा घनत्व जो बराबर होता है J बराबर I/A, ये होता है I/A। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि हम क्या करें, इस क्षेत्रफल को 1 मान लें, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल, तब जो J बराबर होगा वो कितने के हो जाएगा, I के, इतने एम्पियर के। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, एक का मतलब एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा गुजर कैसी रही हो, कि जैसे ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इस पृष्ठ से कैसी गुजर रही हो धारा, वैद्युत धारा अभिलंबवत। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी अभिलंबवत धारा गुजरेगी उसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
क्लियर। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। धारा घनत्व को क्या कहते हैं? वह धारा घनत्व का फ्लक्स भी कहते हैं। विद्युत धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स भी कहते हैं। जैसे फ्लक्स रेखाएं थी, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या, उनको बोलते थे वैद्युत फ्लक्स। ऐसे वैद्युत धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो बात करें अगर धारा घनत्व के मात्रक की, तो आपने पढ़ा था धारा घनत्व J बराबर I/A। I का मात्रक होता है धारा का एम्पियर, तो धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व की विमा की बात करें तो धारा घनत्व की विमा, धारा घनत्व की जो विमा होती है वो क्या होती है? वो होती है धारा घनत्व की विमा, देखो आई की विमा होती है A एम्पियर और क्षेत्रफल की होती है L2, तो L2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 × है। ये हो गई इसकी विमा। तो धारा घनत्व की विमा आपने समझी और इसका मात्रक समझा, धारा घनत्व की परिभाषा समझी। क्लियर। नोट कर लीजिए। देखो समझिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो जर्मन वैज्ञानिक एक हुए सर जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने क्या किया कि धारावाही चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। किस सन में दिया नियम? 1828 ईस्वी में दिया। और इन्होंने बताया कि सर जॉर्ज साइमन, इन्होंने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी होती है? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ये सब कैसी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाएं। तो इनमें अगर परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित, उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका अनुपात सदैव क्या होता है? नियतांक होता है। क्लियर। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। परंतु ये जो V/I होता है, परंतु V/I बराबर होता है कैपिटल R में, अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अर्थात V/I बराबर R बराबर क्या होगा? नियतांक। फिर से समझ लिए ओम का नियम कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप अथवा दाब में परिवर्तन न कराया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। बराबर क्या होगा? नियतांक। तो V/I बराबर हो जाएगा R के होता है, तो V/I बराबर R। इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इसके बाद बात करें वैद्युत प्रतिरोध की, कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोध को समझेंगे। कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोध को समझिए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अभी आपने पढ़ा R बराबर क्या होता है? V/I के। V/I के पढ़ा R बराबर V/I, अर्थात ये क्या है? चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। ये क्या है? चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा। विभवांतर के कारण ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर चालक का ये तार है, इसको हम रखते हैं V विभवांतर पे, इसको रखें 0 विभवांतर पे, तो आवेश क्या होगा? ऊंचे विभवांतर से नीचे विभवांतर की ओर प्रवाहित होने लगता है। और आवेश प्रवाह को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर। तो आपको समझ में आया कि जब विभवांतर किसी चालक के सिरों के बीच लगाया जाएगा तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और अगर दोनों सिरों का विभवांतर क्या है? विभव समान है, मतलब विभवांतर शून्य है, तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी।
तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को समझेंगे तो क्या होगा, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर या लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर होता है विभवांतर का मात्रक, इसका मात्रक लिखेंगे तो वोल्ट, और इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का मात्रक लिखेंगे तो एम्पियर, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम है। इसकी वीमा की बात करें, आर की वीमा, जितनी थ्योरी आपको स्क्रीन में दिख रही है उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। तो वी आर की वीमा निकालेंगे तो ऊपर वी है, वी की वीमा, और नीचे हो जाएगी आई की वीमा। वी विभवांतर की वीमा होगी ml2 t-3 a-1 होता है विभवांतर की वीमा, और एम्पियर की वीमा हो गई ए। एक और ऊपर जाएगा तो ये प्लस का ऊपर माइनस का, तो पहले से एक माइनस था, एक और माइनस हो गया तो हो जाएगा ml2 t-3 और a-2। ये हो गई आर की वीमा। क्लियर हो गया, समझ में आया, वीमा आ गई। अब इससे बात करें आर का मूल मात्रक, आर का मूल मात्रक, तो आर का मूल मात्रक आप यहाँ से निकालेंगे। एम की बात करें, एम का मतलब है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। एल है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। टी है टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक होगा सेकंड, सेकंड की पावर -3। और ए है धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर की पावर -2। ये बात हो गई किसकी, इसके मूल मात्रक की। तो इसकी जो वीमा आई वो आ गई आपकी ml2 t-3 a-2। इसका मूल मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2। क्लियर। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए वीडियो को रोक के, इसके बाद हम आपको बताते हैं एक ओम की परिभाषा। वीडियो रोकिए, नोट कीजिए और आप देखिए एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, हेडिंग एक ओम की परिभाषा क्या होगी, एक ओम। एक ओम क्या होता है, एक ओम कब होगा, जब एक ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के, प्रति 1 एम्पियर। मतलब विभवांतर का मान भी 1 वोल्ट हो और धारा प्रवाहित धारा भी कितनी हो, 1 एम्पियर हो। तो क्या होगा, होगी परिभाषा एक ओम की कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो उसका वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उसका जो विभवांतर, उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम कहलाता है। 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ये परिभाषा हो गई आपकी किसकी, 1 ओम की। तो आपने समझा किसके बारे में, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। वैद्युत प्रतिरोध आप लोग समझ गए, पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में। वैद्युत चालकत्व किसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैद्युत चालकत्व के बारे में बात करें तो क्या होगा कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत चालकत्व को लिखते हैं जी से, और जी बराबर किसके होता है, 1/r के। किसके बराबर होता है, 1/r के। तो मतलब क्या होगा, वैद्युत चालकत्व बराबर हो जाएगा 1/ वैद्युत प्रतिरोध के। तो वैद्युत प्रतिरोध के लिखेंगे व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध अर्थात वैद्युत चालकत्व जी बराबर 1/r के। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत चालकत्व जी बराबर क्या होगा, 1/r। आर का मात्रक ओम था, यहाँ पे लिखेंगे ओम या प्रति ओम होगा इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, प्रति ओम या
ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम है ओम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। या इसी का एसआई मात्रक और दे देते हैं, बोल देते हैं मो, कहीं म्यू लिखा होगा कहीं मो ही होगा। इसकी वीमा की बात करें, जी की वीमा मतलब चालकत्व की वीमा, इसकी वीमा की बात करें तो 1/r की वीमा। आर की वीमा आप लोगों ने अभी पढ़ी, आर की वीमा कितनी थी, ml2 t-3 a-2 थी। ऊपर जाएगा m की पावर 1 है, प्लस की ऊपर जाएगी m की पावर -1, l ऊपर जाएगा l की पावर -2, t ऊपर जाएगा t की पावर 3 और a ऊपर जाएगा a की पावर हो जाएगी +2। तो वैद्युत चालकत्व तो जी की जो वीमा आई वो कितनी आई, m की पावर -1, l की पावर -2, t3 और a की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात करें कि जी के मूल मात्रक की, जी की का मूल मात्रक, जी का अगर मूल मात्रक की बात करें तो जी का जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा, जी का जो मूल मात्रक होगा, m मतलब है किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर -1 हो जाएगा, किलोग्राम की पावर -1 और हो जाएगा l मतलब लंबाई, लंबाई मीटर की पावर -2, t मतलब समय, समय मतलब सेकंड, सेकंड की पावर 3 और a मतलब एम्पियर, और एम्पियर की पावर हो जाएगी क्या, 2। ये बात हो गई किसके, जी के मात्रक की। जी का मात्रक आ गया किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर 3 और एम्पियर की पावर 2। ये बात हो गई विद्युत चालकत्व की। नोट कीजिए जल्दी 1 मिनट में, बहुत फास्ट। देखो बात करें अगर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की, तो देखो समझेंगे इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता आई कहाँ से, इस बात को समझेंगे। तो देखो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, जो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कैपिटल आर जो होता है, कैपिटल आर, वो चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, L के अनुक्रमानुपाती, तथा तार की लंबाई कैपिटल स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिच्छेद क्षेत्रफल r जो होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R, चालक तार की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे अगर बात करें r की अनुसार लिखेंगे, अर्थात जो r प्रोपोर्शनल टू होगा वो किसके होगा, L/A के, L के अनुक्रमानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। अब देखो आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल टू हटता है तो नीतांक आता है, प्रोपोर्शनल टू हटा तो क्या आया, नीतांक आ गया। नीतांक क्या है, रो, रो बराबर हो गया L/A के। क्लियर। जहां लिखेंगे रो एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है, नीतांक है जिसे इसे ही क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, अथवा इसको ही कोई बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर। तो क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R चालक तार की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अनुसार क्या है, R प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनल टू हटता है क्या आता है, नीतांक आता है। तो रो आ गया नीतांक, जिसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो वह चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ से अगर प्रतिरोध की विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए, रो बराबर यहाँ से लिखेंगे अतः
जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, रो बराबर वो कितने के होगा यहाँ से, आर ए अपॉन एल के होगा कि नहीं होगा, आर ए अपॉन एल के। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को यदि हम क्या करें, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बनानी है। तो हम इधर बता रहे हैं कि यदि हम क्या करें, यदि ए बराबर आ जाए 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर आ जाए, ये आपको परिभाषा बनाने के लिए, और एल बराबर भी कितना हो जाए 1 मीटर के, तब जो रो बराबर होगा आपका वो कितने के हो जाएगा, आर के। रो बराबर किसके हो जाएगा, आर के। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। कितने की, एकांक लंबाई वाले तार के जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से उसके वैद्युत प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हम इधर नीचे लिखे दे रहे हैं परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या होगा, ये हम लिखे दे रहे हैं, बोले दे रहे हैं, आप लिख लेंगे। क्या होगा, किसी चालक के 1 मीटर या एकांक लंबाई के तार, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से किसी चालक तार के उस प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से उस वैद्युत प्रतिरोध के मान के बराबर होता है जो एकांक लंबाई के तार के में 1 मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर होता है। क्लियर। तो ये हो गई किसकी, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल रो की परिभाषा। बात करें किसकी, रो की विमा की, इधर लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखना क्या क्या नोट करना है कैसे। रो की विमा की बात करें, रो की, तो पहले रो का तो मात्रक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो का मात्रक। तो रो का अगर मात्रक लिखें तो क्या आएगा, ऊपर दे रहा है आर, आर का मात्रक होता है आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे दे रहा है लंबाई एल, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इससे मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर आएगा ओम मीटर। तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। तो किसी चालक तार के कितने, किसी चालक तार का रो जो मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। बात करें रो की विमा की, रो की विमा या विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विशिष्ट चालकता की विमा की, तो किसकी लिखेंगे, ओम की विमा और मीटर की विमा। ओम मीटर की विमा के बराबर होगा। ओम की विमा होती है ml2 T-3 A-2, और जो मीटर की विमा होती है वो होती है L। तो L अब 2 ये थे, एक ये हो गया 3, तो हो जाएगा ml3 T-3 A-2, ml3 T-3 A-2। अर्थात इसका अगर मात्रक की बात करें, किसके, मूल मात्रक की, रो का मूल मात्रक निकालेंगे, रो का मूल मात्रक। इसका जब मूल मात्रक निकालेंगे क्या आएगा, m मतलब किलोग्राम मास, l मतलब लंबाई मीटर की पावर 3, t मतलब समय सेकंड, सेकंड की पावर -3, a है एम्पियर वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर की पावर -2। ये हो गया इसका क्या, रो का मूल मात्रक। क्लियर। तो नोट कीजिए बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट। कह रहा है चालकता अथवा विशिष्ट चालकता। तो चालकता अथवा विशिष्ट चालकता को समझेंगे। तो अभी आपने पढ़ा था क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको किससे लिखते हैं, इसको छोटा सिग्मा से डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो। तो छोटा सिग्मा बराबर 1/,
रो के। इसका मात्रक था ओम मीटर। ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ओम मीटर की पावर -1 की पावर होल पावर -1, या ओम की पावर -1 और मीटर की पावर भी क्या हो जाएगी -1। क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम की पावर या ओम की पावर -1 और मीटर की पावर भी -1। बात करें छोटा सिग्मा की वीमा की, तो इसकी जो वीमा होगी वो क्या होगी, इसकी वीमा बराबर होगी रो की वीमा किसकी, 1/, छोटा सिग्मा की वीमा बराबर 1/, रो की वीमा। तो रो की वीमा आप लोगों ने निकाला था ml3 T-3 A-2, यही निकाला था ml3 T-3 A-2। ऊपर ले जाएंगे इसको, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये हो गई इसकी वीमा की। ठीक है। इसके बाद बात करें इसके मूल मात्रक की, तो रो का मूल मात्रक, इसके मूल मात्रक को समझेंगे तो इसका मूल मात्रक इसके वीमा के अनुसार जब निकालेंगे तो वीमा दे रहा था m मतलब मास का मतलब होता है किलोग्राम की पावर -1, l है लंबाई मतलब मीटर की पावर -3, t है टाइम मतलब सेकंड और सेकंड की पावर हो जाएगा 3, और a है एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर की पावर 2। ये हो गया, ये इसकी मूल मात्रक हो गया। तो चालकता अथवा विशिष्ट चालकत्व को भी आपने समझा। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे लगातार पढ़ते रहें, इसको कंप्लीट भी करते रहें और अच्छी एक फेयर भी बनाएं। क्लियर। जिससे क्या होगा, बहुत जल्दी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो और जिससे आपका एक बार रिवाइज भी हो जाए, न्यूमेरिकल भी सारे कंप्लीट करा दिए जाएं और इसके साथ साथ फिर अनसॉल्व में नंबर लगाया जाए। क्लियर। तो आप सभी साथ बने रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए राधे राधे।